Hello everyone, this is Manish Raghuvanshi and we have come up with a special class for you regarding the geography related with Bihar PCS। जो अगली कुछ क्लासेस में मैं आपको बीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें भूगोल से संबंधित विषय कौन से हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। बीपीएससी का सिलेबस भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो आपके बीपीएससी ने मेंशन किया हुआ है अपने सिलेबस में भूगोल के बारे में और उसकी रेंज कहाँ तक हो सकती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल डिस्कस द trend analysis also regarding the question which are being asked in BPSC, which have been asked in the BPSC so far and which may come in future as well depending on the very same analysis. So अभी की क्लास का उद्देश्य, हमारा पहला उद्देश्य ये है कि हम पहले सिलेबस को समझें कि हमारा बीपीएससी का सिलेबस क्या है और उस सिलेबस पे आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन बीपीएससी ने विगत वर्षों में पूछे हैं। सो उनको हम पहले देखेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ये फोकस हमारा बीपीएससी के ज्योग्राफी पे है। जो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आप और जगह पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुख्य फोकस हमारा बीपीएससी एग्जाम है जो आने वाले समय में हमारे पास एग्जाम होगा। तो हमको बेसिकली देखना है सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस। तो ट्रेंड एनालिसिस में हम एक बार जरा सिलेबस को देखते हैं कि बीपीएससी ने क्या सिलेबस मेंशन किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे। जो उनका जो नोटिफिकेशन होता है उसमें ये सिलेबस जनरल स्टडीज मेन सिलेबस है, पेपर 1, पेपर 2। तो पेपर 2 का जो दूसरा पार्ट है इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, दिस इज व्हाट इज द कोर एरिया ऑन विच विल कवर और विच विल डिस्कस थिंग्स। सो दिस इज व्हाट इज द सिलेबस। So questions are not being asked strictly on geography. The questions are being asked on geography as well as economy. The question are of mixed type. तो मिश्रित प्रकार के प्रश्न ये लोग पूछ रहे हैं इंडियन, क्योंकि सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी दिया हुआ है। इसके अलावा ये जो थर्ड पॉइंट दिया है, द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहां पर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो आपके हजार्ड, डिजास्टर, इनसे संबंधित प्रश्न हो रहे हैं। और उसमें टुवर्ड्स द वेरी एंड दे विल पुट अप द पॉइंट्स लाइक प्रेजेंट द एनालिसिस फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये यहां भी कुछ कॉन्वर्जेंस हो रहा है। तो मतलब ये जो लास्ट के 2 टॉपिक हैं इनसे रिलेटेड प्रश्न आपके मुख्य रूप से जो ज्योग्राफी को टच करेंगे, वो ज्योग्राफी में भी जाएंगे, कुछ इकोनॉमी में जाएंगे, कुछ साइंस में भी जाएंगे। तो ये हमारा सिलेबस है। इसी चीज को बीपीएससी ने किस प्रकार से एक्सप्लेन किया है, अगर आप सिलेबस को डिटेल में देखें तो उन्होंने पेपर 1 को, जब आप बीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे सिलेबस, तो पेपर 1 के बारे में उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है जो कि हमें चर्चा नहीं करनी है। हमको पेपर 2 से मतलब है फिलहाल। तो पेपर 2 जो है उसमें ये बताते हैं कि ज्योग्राफी से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। सो इसमें लिखा, in the part pertaining to the Indian economy and geography of India, question will be put on the planning in India and the physical, economic and social geography of India and Bihar. Keep in mind whatever type of question have been asked in the past, जो भी क्वेश्चन आए हैं अगर आप सिर्फ उनको देख करके अपनी तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि अगली बीपीएससी में आपको नुकसान झेलना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि आपकी बीपीएससी क्या कह रही है कि बीपीएससी ने कहा है कि सेकंड पेपर में हम सेकंड पॉइंट में इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। और इसी चीज को वो लोग डिस्क्राइब करते हुए आगे बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन होंगे प्लानिंग इन इंडिया एंड फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार। सो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कैन बी आस्क्ड, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ बिहार कैन बी आस्क्ड, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कैन बी आस्क्ड, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ बिहार कैन बी आस्क्ड, और सोशल ज्योग्राफी भी हो सकती है। सो पहले इन्हीं शब्दों का हम मतलब समझते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब है कि जैसे अगर हम भारत के भूगोल के संदर्भ में देखें तो भारत का जो भौतिक भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी है, उसमें हमारे पास नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, देन वी हैव नॉर्दर्न प्लेन्स, देन वी हैव पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल रीजन, ओके, आइलैंड्स, ये हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन है। भारत के भू आकृतिक प्रदेश, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, मध्य में जो आपका जो गंगा के मैदान है, उत्तर के मैदान है, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है, और
जो आपके द्वीपीय क्षेत्र हैं। तो ये इंडिया का फिजियोग्राफी। ऐसे ही बिहार का आप फिजियोग्राफी पढ़ेंगे तो जो भी बुक आपने फॉलो की है उसमें आप शुरुआती चैप्टर्स में जरूर पाएंगे कि बिहार में भी उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, उसके बाद में पूरा 96% आपका पूरा का पूरा बिहार जो है वो प्लेन है। बिहार के मैदान जिनको उत्तरी गंगा दक्षिणी गंगा मैदान में हम लोग बांटते हैं, और इसके अलावा दक्षिण में एक सक्रिय पट्टी है जो बिहार के, जो कि आपका पठारी क्षेत्र है। ओके, सो ये 3 आपके भू-आकृतिक प्रदेश हैं। तो ये भौतिक दृष्टिकोण से वर्गीकरण हुआ। तो क्वेश्चन किस पे हो सकते हैं? बिहार और भारत दोनों का भौतिक भूगोल पूछा जा सकता है। सिलेबस यही है, क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं काफी लंबे समय से, ये एक अलग विषय वस्तु है, लेकिन सिलेबस यही है। तो आपको अपनी जो समग्र तैयारी है उसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं और कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। तो आपकी तैयारी समग्र होनी चाहिए। केवल अभी हाल फिलहाल का जो ट्रेंड है उसके आधार पर आपकी तैयारी होगी तो पूर्ण तैयारी नहीं मानी जाएगी। फिर ये हमने भौतिक भूगोल देखा। इसके अलावा भौतिक भूगोल में भारत और बिहार की इसकी मृदा भी आ सकती है, सॉइल्स। इसके अलावा भारत और बिहार, यहाँ पे वेजिटेशन कौन कौन सी, वनस्पति वन कौन से हैं, ये भी आ सकते हैं। तो ये भौतिक भूगोल है। तो दोनों का भौतिक भूगोल सिलेबस में है। इसके अलावा कह रहा है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या आता है? रिसोर्सेज आते हैं बेसिकली। तो संसाधन, वहां क्या संसाधन है भारत के संदर्भ में, जो आपके मिनरल्स हैं उन पे सवाल हो सकता है, और बिहार के संदर्भ में भी मिनरल्स पे सवाल हो सकता है, आए भी हैं ऑलरेडी। अभी हम जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें आपको ये और चीज क्लियर हो जाएगी। और सोशल ज्योग्राफी, सामाजिक भूगोल क्या चीज है? सामाजिक भूगोल में आपकी जो जनसंख्या है उससे रिलेटेड समस्या इश्यूज होंगे, जैसे कि यहाँ पर समाज की क्या समस्याएं हैं, जैसे कि हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, या आपका जो सेक्स रेशो लिंगानुपात है उसमें समस्या आ रही है। तो भारत के स्तर पर भी समस्या है और बिहार के स्तर पर भी समस्या है। तो ये सामाजिक भूगोल है। जनजातियों से रिलेटेड सवाल बहुत बनने का स्कोप नहीं है बिहार के संदर्भ में, क्योंकि बिहार की लगभग संपूर्ण जनजातियां झारखंड में जा चुकी हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में जनजातियों पर सवाल बन सकता है। तो ये जो सामाजिक भूगोल है इसमें आपकी जनजातियां, भाषा, इन सब विषयों पर सवाल हो सकते हैं। तो पहले आपको सिलेबस समझने की जरूरत है। तो सिलेबस हमारा केवल और केवल जो कुछ लिमिटेड चीजों तक नहीं है, इसमें काफी वृहद रूप में चीजों को परिभाषित किया गया है, जिनको लेकर के कभी भी आपके साथ धोखा हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल फिलहाल में ये जो भारत का भूगोल है, बिहार का भूगोल, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है, लेकिन सिलेबस यही है। तो हमने सबसे पहले सिलेबस को समझा। अब हम देखते हैं कि ये जो आपका सिलेबस है और जो पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके हिसाब से महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन से हैं जो कि आपको कवर करने ही करने चाहिए। इसमें हमने मुख्य रूप से जो पिछले कम से कम 20-22 साल के जो क्वेश्चन पेपर थे उनके ट्रेंड को एनालिसिस करके ही ये टॉपिक आइडेंटिफाई किए हैं जिन पे ज्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं। हाल फिलहाल में भी इन्हीं पे सब क्वेश्चन हुआ है। तो ये टॉपिक हैं, देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं। हजार्ड्स एंड देयर मैनेजमेंट। अब हजार्ड्स कौन कौन सी हैं, जो इस विषय में अब जब हम डिटेल में हमारा क्लास करेंगे कुछ आगे के समय में तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से बिहार में फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, लाइटनिंग स्ट्राइक, ये 3-4 मुख्य समस्याएं हैं जो बिहार के लिए ज्यादा समस्या क्रिएट करती हैं। और इसमें से खास तौर से ये जो बाढ़ और सूखा, जो पहले 2 टॉपिक हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लगभग हर दूसरे साल में, अभी हाल फिलहाल में 20 में 22 में इस पे सवाल आया ही आया है। तो ये जो आपके लास्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन इस पे बने ही है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो अर्थक्वेक वाला पॉइंट है इसको भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बिहार के उत्तरी भाग में कुछ क्षेत्र जो ऐसा है कि जहां पर अधिक प्रवणता के भूकंप आने की संभावना है, अगर आप भारत का भूगोल प्रवणता का मैप देखें तो। ठीक है, तो ये हजार्ड पे क्वेश्चन लगभग बन रहा है। इसके अलावा रिसोर्सेस, ठीक, रिसोर्सेस संसाधन में कौन से संसाधन ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं? मिट्टी, मृदा से संबंधित सॉइल इरोजन वगैरह पे क्वेश्चन बन सकता है और आए भी हैं सवाल। सॉइल, वाटर रिसोर्स पे कई बार क्वेश्चन बना है विगत वर्षों में। फॉरेस्ट और मिनरल्स, बिहार में कुछ मिनरल्स जैसे कि हाल फिलहाल में सोने की डिस्कवरी हुई है बिहार में, तो क्वेश्चन बन सकता है। यूरेनियम वगैरह पे भी क्वेश्चन पहले आए हैं, तो फ्यूचर में फिर बन सकता है। तो रिसोर्सेस में ये कुछ रिसोर्सेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में देखिए कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जो कि जिनके चारों तरफ लगभग आपका सवाल मोटा मोटा घूम रहा है। इंपॉर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, बिहार में क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर का और उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, फर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर इंटेंसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो सब हम देखेंगे हमारे डिस्कशन में। तो प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, फिर ग्रीन रिवोल्यूशन एंड इट्स प्रॉब्लम। ग्रीन रिवोल्यूशन बिहार में सफल बहुत हद तक नहीं हो पाया, तो इंडिया के लेवल पे तो हुआ ही है, तो इंडिया के लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, बिहार में क्यों नहीं हो पाया, तो ये हम देखेंगे। और इसके अपने प्रॉब्लम है, पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याएं जो हैं उनको देखेंगे। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग या एवरग्रीन रिवोल्यूशन, ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, इसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। बिहार सरकार भी ऑर्गेनिक कॉरिडोर बना रही है, तो मेरा मानना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके अलावा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साउथ बिहार जहां की वाटर स्कैर्सिटी है नॉर्मली, तो उस जगह के लिए ये जो रिसोर्स है, ये जो आपका एग्रीकल्चर है, सो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बीपीएससी के लिए। 74% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, सो दिस इज व्हाट इज द एरिया विच कैन नॉट बी स्किप्ड फॉर बीपीएससी। अब चूंकि हमारा जो विषय है वो इकोनॉमी के साथ कॉन्वर्जेंस करता है, अब तो ये टॉपिक ऐसा है कि कुछ इकोनॉमी और कुछ ज्योग्राफी ऐसे करके मिश्रित प्रश्न बनेंगे इसमें। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आइडेंटिफाई किया हमने वो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड देयर इंपॉर्टेंस फॉर बिहार। सो बिहार में जो आपके छोटे प्रोजेक्ट तो कई सारे हैं, लेकिन मुख्य 3 जो प्रोजेक्ट हैं तो उनसे संबंधित प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो इन जनरल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होता है, उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, प्रॉब्लम्स क्या है, वो एक इंपॉर्टेंट इशू हुआ। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा, आधारभूत ढांचा, इसमें रोड क्वेश्चन नहीं आया है, काफी लंबे समय से हाल फिलहाल में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस पर क्वेश्चन बन सकता है। बाकी इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स, एविएशन, उस पर उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते। बिहार के पर्सपेक्टिव में, इंडिया के पर्सपेक्टिव में रेलवे पे क्वेश्चन बन सकता है, बाकी के आप स्किप कर सकते हैं। तो रोड, रेलवे, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे अगर हम कहें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से रोड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनर्जी, ये जो रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल वाला जो इशू है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं पास्ट में, तो इसको आपको बिल्कुल तैयार करना चाहिए। यहाँ पे जो लिस्ट है ये ऐसा लिस्ट है जिसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इतना पे आपको बहुत अच्छे तरीके से कमांड करनी चाहिए। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में कौन कौन से इश्यूज कवर आपको करने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो इन इंडिया एज वेल एज दैट इन बिहार, दोनों जगहों पर सेक्स रेशियो, जो लास्ट हमारा सेंसस जनगणना है वहां पर किस प्रकार का ट्रेंड उसने शो किया है, इससे रिलेटेड क्या समस्याएं हो सकती हैं, ये सब आपको यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और ये पेंडिंग है, क्वेश्चन इस पे हुआ नहीं है अभी। उसके अलावा ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट, इंडिया में अपने आप में पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट एक बड़ा इशू रहा है। और पिछली सेंसस का जो रिपोर्ट था उसमें यह कहा गया था कि इंडिया में हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है, तो जो कि एक भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और इंडिया में जो प्रॉब्लम है उसमें खास तौर से जो नॉर्थ बेल्ट है, यूपी बिहार वाला बेल्ट है, यहीं ज्यादा ग्रोथ रेट है। तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ये ग्रोथ रेट वाला मुद्दा भी बनता है, क्योंकि बाकी सब जगह पे ग्रोथ रेट तेजी से नीचे आ रही है, यहां उतना रेट तेज नहीं है, तो ये भी एक इशू बनेगा। ग्रोथ रेट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी किस प्रकार की है, तो इंडिया में कैसी है, बिहार में कैसी है, और उसका पैटर्न की जो सबसे ज्यादा डेंसिटी है बिहार में, इंडिया में अगर देखें तो उसमें भी जो जिला के स्तर पर, क्षेत्र के स्तर पर किस प्रकार का पैटर्न है, तो क्वेश्चन होगा। इन तीनों पे क्वेश्चन हो सकता है कि ये क्या है, अलग अलग क्वेश्चन हो सकता है कि ये क्या है और इनका ट्रेंड क्या है बिहार में, पैटर्न क्या है कि कौन से जिले आगे हैं, कौन से जिले पीछे हैं, तो ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन हो सकता है डेमोग्राफिक मोमेंटम पे, ठीक, ये भी कंसेप्चुअल चीज है, हम लोग करेंगे डिस्कशन पॉपुलेशन वाले टॉपिक में। फिर एक कॉन्सेप्ट होगा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, कि जो अलग अलग जो फेजेस होते हैं, 4 फेज में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को देखा जाता है। जो आपके थॉमसन एंड नोटेस्टेन नाम के 2 विद्वान थे, उन लोगों ने पॉपुलेशन को एक संक्रमण
किस प्रकार से होता है, उच्च जन्म और उच्च जन्म मृत्यु दर से लेकर के निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर की तरफ किस प्रकार जनसंख्या जाती है। तो एनसीईआरटी वगैरह में भी ये टॉपिक कवर किया होता है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर सवाल बन सकता है। फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड, ऑलरेडी इस पे सवाल आया हुआ है पास्ट में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में अगर सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड किसी स्टेट के पास है तो वो है बिहार, क्योंकि यहाँ पे अभी भी ग्रोथ रेट ठीक ठाक है, ज्यादा ही है। तो फ्यूचर में अगर आपके पास बच्चे ज्यादा हैं तो फिर भविष्य के लिए कमाने वाले हाथ भी ज्यादा होंगे, तो उस दृष्टिकोण से इसको देखा जाता है, करेंगे इस पे हम चर्चा। फिर प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन, क्या क्या प्रॉब्लम है पॉपुलेशन की और क्या सोल्यूशन है, तो ये एक मुद्दा है। तो पॉपुलेशन एक इंपॉर्टेंट इशू है, और चूंकि पॉपुलेशन इज अ रिसोर्स ऑल्सो फॉर बिहार, रिसोर्सेज कई तरीके के हैं, तो हमने जो फिजिकल रिसोर्सेज यहाँ पे देखे, लेकिन एक ह्यूमन रिसोर्स जो है उस पे हम यहाँ पे पॉपुलेशन एज अ ह्यूमन रिसोर्स वाले इशू पे भी बात करेंगे। इसके बाद अगला हमारे पास इशू है अर्बनाइजेशन, प्रॉब्लम, सोल्यूशन और सस्टेनेबल सिटीज। हालांकि सस्टेनेबल सिटीज पे क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है जो आपका कॉन्सेप्ट है स्मार्ट सिटी का। तो स्मार्ट सिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी पे ही आधारित है, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी का जो इशू है वो हम एनवायरनमेंट में भी देखते हैं, वहां भी क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी सिटीज पे भी आप अगर धारणीय विकास की बात करेंगे, संपोषणीय विकास की बात करेंगे, तो वो एक बड़ा मुद्दा है पर्यावरण के दृष्टिकोण से, और शहरी दृष्टिकोण से भी इसको देखा जाएगा। तो हम अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम सोल्यूशन के अलावा सस्टेनेबल सिटीज भी देखेंगे कि क्या फ्यूचर में हमारी सिटीज किस तरीके से सस्टेनेबल बनेंगी। अगला मुद्दा है रीजनल डिस्पैरिटी, जो क्षेत्रीय विषमता है, आर्थिक वृद्धि के दृष्टिकोण से, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से, वो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक। तो इसको ज्योग्राफी, इकोनॉमी दोनों पर्सपेक्टिव से मिला करके सवाल बन जाते हैं। तो हो सकता है आपने इकोनॉमी में भी इस विषय पर चर्चा की हो, लेकिन भूगोल के दृष्टिकोण से चर्चा हम करेंगे यहां पर कि भौगोलिक पक्ष क्या है इस आर्थिक विषमता का। अगर बिहार पिछड़ा हुआ है तो उसके कौन से ऐसे भौगोलिक कारक हैं जो बिहार को पिछड़ा बनाते हैं। फिर अगला है इशू पोल्यूशन। अभी जो पोल्यूशन वाला टॉपिक है ये इसके क्वेश्चन साइंस के साथ मिक्स करता है, क्योंकि एकदम बहुत क्लियर कट जो आपका सिलेबस में मेंशन नहीं है चीजें, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं तो पोल्यूशन पे भी क्वेश्चन आते हैं, और वो साइंस से रिलेटेड कुछ इश्यूज को साथ में हमेशा जोड़ते हैं। तो या तो वो बायोलॉजी, जो बायोडाइवर्सिटी वगैरह आपका बायोटेक्नोलॉजी के साथ ऐड करेंगे उसको, या फिर किसी भौगोलिक मुद्दे और पोल्यूशन के साथ में उसके तकनीकी समाधान को पूछेंगे आपसे। तो पोल्यूशन पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो आपका कचरा है, सूखा कचरा, गीला कचरा, उसका मैनेजमेंट, प्रबंधन किस प्रकार से हो, इस पे सवाल आता रहा है। गार्बेज मैनेजमेंट इज अ बिग इशू इन ऑल मेजर सिटीज। फिर एयर एंड वाटर पोल्यूशन, ये दो मुद्दे हैं। पोल्यूशन तो और भी प्रकार के हैं, नॉइस पोल्यूशन भी है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन विगत वर्षों में एयर वाटर पोल्यूशन के आसपास ही बने हैं, और इनसे जो कुछ रिलेटेड जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनमें खास तौर से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पे लगातार सवाल आए हैं। तो इन मुद्दों को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। और फिर जो एक लास्ट मुद्दा और हमने आइडेंटिफाई किया है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट परिभाषा क्या है, किस तरीके से होगा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और कहाँ करने की बात है, क्या कृषि के क्षेत्र में करने की बात है, या उद्योगों के क्षेत्र में करने की बात है, या आपकी जो सर्विसेज सेक्टर के क्षेत्र में करने की बात है, या इन्वायरमेंट के क्षेत्र में करने की बात है, या सिटीज में। तो बहुत सारे डायमेंशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ब्रंटलैंड कमीशन ने इसको डिफाइन किया था और वर्तमान में किस परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाता है। तो ये जो दो स्लाइड्स में हमने कुछ मुद्दे आइडेंटिफाई किए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा विषय है जिसके रिलेटेड सारे मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाती, वो हम लोग करते हैं जब हमारा रेगुलर क्लास होता है उसमें। लेकिन फिलहाल हमारा जो ये एक अप्रोच है कि हम लोगों को कनेक्ट कर पाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर पाएं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनमें लगभग बहुत सारे आपके टॉपिक कवर होंगे, इन पे हम चर्चा करेंगे। कुछ विषयों पर आपको मैं गाइडलाइन दूंगा कि किस प्रकार से करेंगे, और कुछ मुद्दों को हम डिटेल में देखेंगे हमारे डिस्कशन के दौरान। तो ये दो स्लाइड्स में जो भी आपके टॉपिक हैं, तो एक
हमारे पास इशू ये है पूरा का पूरा। आप इसका एक जो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये इतने सारे मुद्दे हमारे पास हैं जिन पे हमको तैयारी करनी चाहिए अलग अलग पर्सपेक्टिव से। और इसके अलावा ये एक और स्लाइड में कुछ मुद्दे हैं, तो इतनों में बहुत कुछ कवर हो जाता है। तो ये तो रही बेसिक आपका, हमने अभी तक डिस्कशन किया है सिलेबस का कि आपका सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस पे और पहले जो भी आपके एग्जामिनेशन हुए हैं उससे संबंधित कौन कौन से मुख्य प्रश्न, मुख्य मुद्दे हैं जिनसे प्रश्न आते रहे। तो ये वो मुद्दे हैं। अब हम जरा देखते हैं कि जो हमने मुद्दे आइडेंटिफाई किए हैं उनको हम उनमें हमने कहां तक न्याय किया है। हम जरा पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करेंगे ताकि आपको पता चले कि ये जो मुद्दे हमने आइडेंटिफाई किए हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का डिस्कशन, हमारा पहला डिस्कशन यही है। तो जो क्वेश्चंस रिलेटेड विद हजार्ड, ठीक, कि किस प्रकार से आपकी जो समस्याएं हैं, सूखा, बाढ़, ये सारी जो समस्याएं हैं ये कैसे आपको बिहार को प्रभावित कर रही हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या है। तो आप ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन जो हैं ये एक 2020 में आया है, 2021 में आया है 65 और इसके अलावा 66 बीपीएससी में क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन है, बिहार कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड एंड ड्रॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। What role can science and technology play in disaster forecasting and management? So इन्होंने क्या किया है कि अब इसमें कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी को डाल दिया है। जो आपका फोर्थ जो अगला टॉपिक है, ज्योग्राफी इकोनॉमी के बाद में एक और सिलेबस में ऐड किया है। तो इन्होंने क्या किया है कि एक मुद्दा लिया है ज्योग्राफी का और एक मुद्दा लिया है साइंस टेक्नोलॉजी का। अब इसमें आपको साइंस टेक्नोलॉजी वाली कोई बात है ही नहीं। जो भी बाढ़ और सूखे को निपटने के लिए जो भी आप काम करते हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं, ये एक तरीके से देखा जाए तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। बहुत से लोग इसको ये देख के अटेम्प्ट नहीं करेंगे कि इन्होंने बाढ़ के साथ में ये पता नहीं क्या दे दिया है कि टेक्नोलॉजी कैसे रोल प्ले करती है। अगर आप वेदर फोरकास्टिंग कर रहे हैं, सैटेलाइट का यूज कर रहे हैं मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, तो साइंस एंड टेक ही है। तो बाढ़ सूखे को रोकने के लिए जो जो भी कार्य नॉर्मली आप अपने बुक में पढ़े होंगे वो सब साइंस एंड टेक पे आधारित ही हैं ज्यादातर। बस आपको उसमें कहीं एक आध दो जगह इसको हाईलाइट करने की जरूरत होगी, अदरवाइज ये इसमें कोई ऐसा बड़ा भारी इशू नहीं है। ठीक है, आगे क्या कहता है, एक्सप्लेन योर आंसर विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब ये यहां पर आपको अपने आंसर को एक बाकी सब लोगों के आंसर से अलग बनाने के लिए स्कोप देता है कि आप जो हाल फिलहाल में जो बाढ़ हुआ है या जो सूखा हुआ है, ठीक है, फ्लड और ड्रॉट को स्पेशली इंफेसाइज कर रहा है, ठीक है, तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं कि किस ईयर में आपके किस क्षेत्र में बिहार की बाढ़ हुआ था, या जो और साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार, कहीं से कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, आप देखिए। फिर इसके अलावा क्वेश्चन है, इसके पहले जस्ट पहले 2021 में, इसके बाद 2020 और 21 में भी आया है, फ्लड एंड ड्रॉट इन बिहार हैज बीन मेजर हर्डल ओवर द ईयर व्हिच हैव कॉन्स्टेंटली अफेक्टेड इट्स ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। अब उत्तरी बिहार में तो लगभग हर साल कमला बलान और बागमती और कोसी, इनके जो क्षेत्र हैं यहाँ पे बाढ़ आती है। लगभग 76% उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र है वो बाढ़ प्रवण है, फ्लड प्रोन है। तो डेफिनेटली उत्तर बिहार में ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। ठीक है, हम करेंगे भी हमारा डिस्कशन में कि कैसे इस चीज को मिटिगेट कर सकते हैं। ये टॉपिक हम लेंगे हमारे डिस्कशन में, जो अगले ये जो हमारा डिस्कशन है इसके खत्म होने के बाद हम जो अगला वीडियो बनेगा उसमें इस चीज को जरूर कवर करेंगे। यहीं से शुरुआत होगी इनफैक्ट हमारी कि किस प्रकार से हम हजार्ड को हैंडल कर सकते हैं। तो ये दोनों आपके बिहार के ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। किसी तरीके से किसान अपनी जो जमीन है उसको जोतते हैं, उस पर फसल लगाते हैं, लेकिन अगर बाढ़ आ जाएगी या सूखा हो जाएगा तो खराब हो जाएगी। तो आपका जो ग्रोथ है, ठीक, इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है यहाँ पे। उसको आपको इसके साथ रिलेट करना पड़ेगा कि और जो स्टेट है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, और हम बिहार को देखें तो यहाँ आपकी बिहार की आर्थिक जो समृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, वो हमेशा इनकी वजह से प्रभावित होगी। उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित होता है, दक्षिणी बिहार आपका जो एकदम सबसे दक्षिणी छोर है जो कि प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित है, वहां सूखे से संबंधित समस्या आती है। तो ये दो बड़े मुद्दे हैं जो बिहार की आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो आप देखिए कि इस पे लगातार प्रश्न है और मैंने कुछ प्रश्न इस पे स्किप किए हैं। ठीक, अगले टॉपिक पे हम जाते हैं। तो ये दो मुद्दे काफी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। अगले इशू पे आते हैं।
अब ये जो एग्रीकल्चर वाला जो मुद्दा है, कृषि वाला मुद्दा है, ये देखिए अलग अलग सालों में इसमें कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई आर द फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड इन लार्ज स्केल इन एग्रीकल्चर। तो ये बेसिकली ग्रीन रिवोल्यूशन से संबंधित है। हरित क्रांति जो हमने की उसमें बहुत बड़े स्तर पर हम लोग पेस्टिसाइड को, हम HYV सीड को यूज करते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड को, और वो थोड़े से नाजुक प्रकार के सीड होते हैं, बाहरी सीड है, और उनको अगर आप लगाओगे तो उनमें ज्यादा बीमारियों को लगने का समस्या रहता है, तो इसलिए सीड ये आते हैं। तो हम लोग जब ग्रीन रिवोल्यूशन डिस्कशन करेंगे तो वहां पर इस बारे में आपकी बेहतर चर्चा हो पाएगी। ग्रीन रिवोल्यूशन की ये समस्या है। इनफैक्ट 2 प्रकार की समस्या आइडेंटिफाई की जाती हैं ग्रीन रिवोल्यूशन में। एक तो है जिसको हम कहते हैं सोशल प्रॉब्लम, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और दूसरा मुद्दा है इससे रिलेटेड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। ग्रीन रिवोल्यूशन और उससे रिलेटेड 2 प्रकार की समस्या है, सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल। तो ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में हम लोग डिस्कशन करेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन टॉपिक के बाद। ये 2002 में आया है, काफी टाइम हो गया, तो फिर से आने की संभावना है बिल्कुल। फिर ये है अगला, व्हाट इज ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन इंडिया। ये काफी पहले आया है क्वेश्चन, 99 में आया है 42nd BPSC में। इसके फिर से आने की संभावना है। दक्षिणी बिहार का विकास अगर करना है तो ये ड्राईलैंड एग्रीकल्चर आपको करना ही होगा। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एक मॉडर्न टेक्निक है जिसको कि इजराइल में प्रैक्टिस किया जाता है। हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर होता है दक्षिणी बिहार में, वर्षा पोषित कृषि या रेनफेड फार्मिंग, उसको इससे रिप्लेस करना है। ठीक, हमारा जो भगवान भरोसे वाला जो खेती है, जहां बारिश पे पूर्णतः निर्भरता है और जहां पर सिंचाई के साधनों का विकास नहीं हुआ है, उन सब क्षेत्रों में, तो ऐसे क्षेत्र बिहार के भारत के लगभग 65% भाग पे फैले हैं। और बिहार का जो दक्षिणी भाग है तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से केवल बिहार का 3-3.5% की रेंज में ही है वो, लेकिन अगर वहां पर ये समस्याएं हैं, अगर पानी की कमी है तो वहां की जनसंख्या जो है वो पिछड़ी हुई रहेगी। तो उनके विकास को करने के लिए हमको जरूरी है कि हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर करें। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो वीडियो बनेगा उसमें हम इस पर चर्चा करेंगे। हम टॉपिक वाइज चीजों को लेंगे। एक जो हमारे डिस्कशन में, एक में हमने जैसे कि पहला टॉपिक आइडेंटिफाई किया है हजार्ड्स, तो हमने फ्लड और ड्रॉट पे हम चर्चा करेंगे। फिर हमारा जो अगला मुद्दा जो एग्रीकल्चर वाला है, तो एग्रीकल्चर में काफी सारे इश्यूज हमने कोशिश की है कवर करने की, तो हम उसको हम देखेंगे। फिर अगला है बिहार इज नॉट यूटिलाइजिंग हर वाटर रिसोर्सेज। अब ये जो आपका एग्रीकल्चर भी इसमें क्वेश्चन में आ रहा है। अब इसको हम रिसोर्स में भी रख सकते हैं, इसको हम जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी कह सकते हैं, साइंस से इंडस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन कह सकते हैं, और रिसोर्सेज से रिलेटेड भी कह सकते हैं। सो बिहार इज नॉट यूटिलाइजिंग हर वाटर रिसोर्सेज रैशनली फॉर मीटिंग द डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। तो वाटर रिसोर्सेज तो बहुत है बिहार के पास। वाटर रिसोर्स को आप कैटेगराइज कर सकते हो, सरफेस वाटर रिसोर्स, सतही जल, इसके बाद ग्राउंड वाटर रिसोर्स। ओके, तो 2 बड़े कैटेगरी है। जो सरफेस वाटर है उसमें आपके पास रिवर्स हैं, उसमें आपके पास चौर है, मन है, ठीक, जो कि ऑक्सबो लेक्स हैं, और इसके अलावा जो सरकारों ने जो पॉन्ड खुदवाए हैं वो भी हैं। तो ये सब सरफेस वाटर हैं और ग्राउंड वाटर है, दोनों बिहार में काफी ज्यादा है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सवाल कर रहा है कि बिहार के पास काफी सारे रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज है, लेकिन हम उनको हमारा जो डोमेस्टिक घरेलू या कृषि या औद्योगिक जो हमारी आवश्यकता है उनके लिए सही तरीके से उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं। पीने की पानी की समस्या है कई क्षेत्रों में, बिहार में दक्षिणी भाग में समस्याएं हैं। फिर इसके अलावा उद्योग के दृष्टिकोण से, अब जो बिहार में मिनरल इंडस्ट्री जो है वो साउथ बिहार में ही डेवलप हो सकती है, तो उसको पानी चाहिए, वहां दिक्कत है। ठीक है, तो ये कह रहा है इसमें कि इसको आप एक्सप्लेन कीजिए कि किस तरीके से कर रहा है रिसोर्स के, उसमें हम लोग इसको मेनली कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। अब ये इतना प्रश्न जो है ये साइंस से रिलेटेड है। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो बीज हैं, उनमें संशोधन हो सकता है कई तरीके से। तो जो आधुनिक समय में जो जेनेटिक टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके जो आपके प्लांट्स हैं उनमें कुछ संशोधन किए जाते हैं ताकि जो उनकी वृद्धि का समय घटाया जा सके, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके, उनकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। तो इन सब काम से के लिए ये हम लोग सीड्स में परिवर्तन करते हैं। तो इनमें एक बीटी एक इंपॉर्टेंट, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी सरसों, बीटी सोयाबीन, ये सब प्रकार की चीजें आ सकती हैं। तो ये ही पूछ रहा है कि ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स क्या है, और इसके बाद टेक्नोलॉजी है इसमें, और व्हाट
हाउ दिस टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू इफेक्ट द इंडियन एग्रीकल्चर सीन। अगर आप इस प्रकार के सीड्स को एग्रीकल्चर में यूज करोगे तो कृषि में क्या परिवर्तन आएगा। तो हमारा मुद्दा ये है कि कृषि और ये जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है इनका इंटर रिलेशन हमको देखना है। महाराष्ट्र में जो बीटी कॉटन है उससे कुछ समस्याएं भी हुई है, तो हमको दोनों पक्ष देखना है कि कैसे हमारा फूड सिक्योरिटी के लिए जरूरी है ये, कि बिना इसके हम एक नया ग्रीन रिवोल्यूशन के आगे का जो रिवोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। फिर अगला क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब यहां पे बायोटेक्नोलॉजी का जो कौन चीज है ये आपका साइंस से रिलेटेड आ गया है, लेकिन आगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है तो आपको सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। हमने पिछले स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आइडेंटिफाई किए हैं वहां पे एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हमने निकाला है जिसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। तो अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो उसको आप अलग अलग जगह पे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सिटीज के कॉन्टेक्स्ट में कहीं भी आप उसको फिट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में कह रहा है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे होगा। बेसिकली ये जो हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन है उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको दूर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि किस प्रकार से हमारा जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसी की बात है। सो बायोटेक्नोलॉजी कैसे सस्टेनेबल बनाएगा एग्रीकल्चर को, एक्सप्लेन योर आंसर विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। ये 2009 में बीपीएससी ने पूछा है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट। अब इन्वायरमेंट भी आ गया यहाँ पे, सो पोल्यूशन वाले मुद्दों को हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में किस तरीके से ये बायोटेक्नोलॉजी हेल्प कर सकता है और किस तरीके से एनवायरनमेंट में हेल्प कर सकता है। तो हम बायोटेक्नोलॉजी पे तो बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि आपका साइंस का मुद्दा है, वहां पे आपका ये कवर होगा। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जहां जहां टच करता है वहां हम इन चीजों को कोशिश करेंगे टच करने की। चलिए तो अगला स्लाइड को देखते हैं कि अगला हमारा जो इशू है वो है एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ये 2012 में पूछा था, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग आर द बेटर ऑप्शन फॉर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि किस प्रकार से हम जो एग्रीकल्चर है उसमें जो मोनोकल्चर हो रहा है, मोनोकल्चर मतलब वी आर फोकसिंग ऑन सिंगल वेराइटीज, सिंगल क्रॉप्स। जैसे कि अगर रबी सीजन की हम बात करें तो पूरे नॉर्थ बेल्ट में लगभग आप गेहूं की फसल देखेंगे, ठीक, और गेहूं की फसल में भी कुछ ही वैरायटी, पूरे नॉर्थ बिहार में लगभग 1 या 2 या 4 वैरायटी ज्यादातर किसान उपजाते हैं, पॉपुलर जो हो गए जिनके HYV सीड्स बन गए हैं। ऐसे ही पंजाब वगैरह में सिमिलर वैरायटीज का उपयोग हो रहा है, तो इसको कहते हैं मोनोकल्चर। तो मोनोकल्चर से हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि और भी क्रॉप्स हैं जिनकी हमारे पास कमी है। हमारे पास दालों की कमी है, हमारे पास में ऑयल सीड्स की कमी है, ठीक, हमारे पास वेजिटेबल्स की कमी है, तो इनमें भी अच्छा इनकम मिल सकता है। गेहूं चावल पे जब एक्स्ट्रा आपने फोकस किया है तो उनका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और इस वजह से उसमें उतना अच्छा आपको प्राइस नहीं मिलता है। तो ओवर प्रोडक्शन वाली जो समस्या है उसकी वजह से फार्मर्स आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट इनकम, तो इसलिए क्रॉप एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की बात होती है। और इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग हमको सभी को पता है कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं। तो जब हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो पेस्टिसाइड्स अल्टीमेटली दे बिकम पार्ट ऑफ द फूड चेन एंड दे स्टे विद इन अस फॉर वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दे मे हैव हाफ लाइफ ऑफ मोर देन 10-15 ईयर्स। सो अगर 15 ईयर का 10 ईयर का हाफ लाइफ है तब भी आज आपने मान लो कि कुछ माइक्रोग्राम में अगर आपकी बॉडी में चला गया कोई पेस्टिसाइड किसी सब्जी फल के साथ में, तो अगले 10 साल तक वो में भी आधा क्वांटिटी में रहेगा और हमारी जो लाइफ है 40, 50, 75 साल उसमें भी उसकी थोड़ी बहुत क्वांटिटी बच जाएगी और वो हमारे अंदर कैंसर जैसी घातक बीमारियों को कर सकता है। तो ये आपका, इसीलिए हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पे को फोकस कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। देखेंगे हम ये टॉपिक भी ऑर्गेनिक फार्मिंग हमने हाईलाइट किया हुआ है हमारे डिस्कशन के लिए कि ये क्या होगा। और एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन तो इसमें एक तो है कृषि और एक तो है फार्मर की इनकम का डाइवर्सिफिकेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंगे उस पर भी बात कि किस प्रकार से फार्मर जो है वो खेती के अलावा जो और काम है जैसे पशुपालन है, मछली पालन है, इनको करके अपनी आय बढ़ा सकता है। वो एक अलग मुद्दा है क्योंकि वो जब तक नहीं होगा तब तक आपका एग्रीकल्चर साउंड नहीं होगा, क्योंकि फार्मर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है खेती के ऊपर और फसल खराब होते ही उसकी पूरी आय गड़बड़ जाती है और हमारा पूरा इकोनॉमी ट्रबल में आ जाता है। तो हम लोग एग्रीकल्चर के अलावा जो फार्मर की इनकम डाइवर्सिफिकेशन के मुद्दे पे भी बात करेंगे। फिर अगला इशू है ग्रीन रिवोल्यूशन has increased the food grain production in India but has created several
सेवरल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये मुद्दा हमको देखना ही है, सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम 2009 में क्वेश्चन आया है। और अगला क्वेश्चन है व्हाट इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैव बीन इमर्ज इन इंडियन एग्रीकल्चर एज ए रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। इकोनॉमी का टॉपिक है, तो इकोनॉमी लिबरलाइजेशन से क्या क्या चैलेंजेस आए हैं, साइंस इकोनॉमी में आपने डिस्कशन किए होंगे। तो ये टच कर रहा है 1991 के बाद में जो हम लोगों ने आर्थिक सुधार किए हैं, किस प्रकार से उन्होंने खेती को प्रभावित किया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये पिछले 20-25 सालों में जो आपका ट्रेंड है एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन का, उसको हमने डिस्कशन किया। अगला हमारा जो कोर एरिया है हाईलाइट वाला, जिसमें कि हमको देखना है क्वेश्चन या टॉपिक देखना है जिसको, वो है पोल्यूशन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, तो ये 2016 में क्वेश्चन आया था व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया। सो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से इकोलॉजी एंड इकोनॉमी, दीज आर द टू डायमेंशन which we have to cater to or which we have to see। so हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत सारा कुछ किया, एग्रीकल्चर को ग्रोथ करवाने के लिए हमने ग्रीन रिवोल्यूशन को किया, इंडस्ट्री को ग्रोथ कराने के लिए बहुत सारे प्लांट वगैरह लगाए, लेकिन ये सबसे पोल्यूशन हुआ, एग्रीकल्चर में भी हुआ, यहाँ भी हुआ। तो ये हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे कर रहा है, तो क्या रिलेशन है और कैसे हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके इसको दूर करना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन है इसमें इसी सीरीज में आगे, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज इन इंडिया हैव बिकम फुल ऑफ बिग गार्बेज डंप्स, डस्टी ब्रोकन रोड्स एंड कैओटिक ट्रैफिक। तो ये सिटीज का प्रॉब्लम है, अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम है बेसिकली, और यहाँ पे जो आपका गार्बेज कलेक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको हमको हाईलाइट करना है, वही मुद्दा है मेनली यहाँ पे। और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड इश्यूज है इसमें। 2012 में क्वेश्चन आया है। अगला है एसिड रेन पे क्वेश्चन आया है 93 में, काफी पुराना है। तो ये जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। तो उनके कॉन्सिक्वेंस में एसिड रेन और आपका फॉग, स्मोग, या फिर आपका जो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ये 3-4 मुद्दे हैं, घूम फिर करके एयर पोल्यूशन के आसपास में जाएंगे। और वाटर पोल्यूशन अगला टॉपिक होगा। तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिनको अगर आप अच्छे से समझते हैं तो ये मुद्दों को हम आंसर कर पाएंगे, क्योंकि एसिड रेन इज रिलेटेड विद द एयर पोल्यूशन। अगला है डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर कंट्री। तो हमारे पास एक तो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जो कि फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड करते हैं, कोयला या आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज करके, तो इनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। फिर ये पूछ रहा है व्हाट आर द कार्बन क्रेडिट्स। ये क्योटो प्रोटोकॉल के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन है। 2008 से क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ था, 8 से 12 तक उसका समय था, तो 2007 में सवाल पूछ रहा है ये। तो कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड भी है। कार्बन क्रेडिट तो आज भी चलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पे बात हो सकती है। सो अल्टरनेट सोर्स, अल्टरनेट सोलर एनर्जी या आपका जो भी विंड एनर्जी, जो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं हमारे पास, इनको हटा करके जो आ सकता है, तो इस पे भी ये भी हमने हाईलाइट किया है टॉपिक, जिसको हम डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन है राइट एन अकाउंट on the possible approaches for management of the waste and their potential to generate energy in India। so ये वेस्ट से कैसे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, सॉलिड वेस्ट हमारे पास बहुत सारा है, तो पोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीरीज में, पोल्यूशन हैज बिकम सीरियस थ्रेट फॉर इंडिया, आइडेंटिफाई कॉजेज एंड इंडिकेट विच मैंडेटरी स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर बाय द गवर्नमेंट एंड व्हाट शुड बी वॉलंटरी डन बाय द पीपल। गवर्नमेंट क्या करे और लोग क्या करें। तो पोल्यूशन क्या है, कॉन्सेप्ट आपको एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वही आपको एक्सप्लेन करने हैं, क्या कॉजेज हैं और उनको कैसे टेकल कर सकता है गवर्नमेंट के लेवल पे लॉ वगैरह बना के, पब्लिक के लेवल पे पार्टिसिपेशन। until unless public is participating along with the government, no problem can be solved. We are too many here in India, and 1.4 billion population is too huge to be handled by any of the government, whether it is the government of USA or UK or whatsoever. Okay, so next question है, what do you mean by global warming? Again हम ये global warming is the consequence of air pollution. Air pollution में जो भी आपके ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो रही हैं, वो उन सब का कॉन्सिक्वेंस है। तो इसी से रिलेटेड हाउ इज इंडिया कंट्रीब्यूटिंग इन मिनिमाइजिंग इट्स इफेक्ट, इंडिया क्या क्या कर रहा है। तो हमारा जो सोलर अलायंस वगैरह हमने बनाया है, चर्चा करेंगे। अल्टरनेट जो हमारे पास एनर्जी सोर्सेज हैं उनको बनाए, उनके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आएंगी, क्या पोटेंशियल है, कितना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
Manifold increase of population and non-planning has led to the disproportionate garbage generation. Solid waste management. शहरों में जो कूड़ा करकट पैदा होता है हर साल आपके घरों, हर दिन आपके घरों से जो कचरा इकट्ठा होता है, उसकी बात हो रही है कि आपका जो पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ गया है और प्लानिंग नहीं है, नॉन प्लानिंग। इसको कैसे हैंडल करना है? वेस्टर्न कंट्रीज में इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता है और ये जो भी सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको मेन्योर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ज्यादातर कचरा जो आपके घरों से निकल रहा है, मोस्ट ऑफ द गार्बेज, ऑलमोस्ट 80% ऑफ दैट इज ऑर्गेनिक वेस्ट, जो आपका लेफ्ट ओवर फूड है या आपकी जो फूल पत्तियां जो घरों में आपके पेड़ पौधे हैं उनसे गिरती है, वही सब है, या फिर आपके जो और भी खाने पीने की चीजें। ठीक, बाकी कचरा जो है बहुत थोड़ा सा है। तो यही एक, अगर आप इसको हैंडल कर लें सही तरीके से तो मेन्योर में कन्वर्ट हो सकता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे बढ़ा सकता है। डेवलप्ड कंट्रीज में इसी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। वहां पर गाय वगैरह जो आपके एनिमल्स हैं, गाय भैंस, उनको पालने का वैसा नहीं है जैसा कि इंडिया में है। गांव में तो आपकी गोबर की खाद वगैरह इसी तरीके से बनती है, लेकिन वहां पर यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका में बहुत बड़े स्तर पर जो गार्बेज है उससे जनरेट होता है ऑर्गेनिक मेन्योर। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं रिलेटेड विथ पोल्यूशन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और भी हैं। ये 2016 में आया था जो क्लीन गंगा से रिलेटेड है। इसके अलावा 2005 में आया था यूज ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल पोल्यूट द एयर, सो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एनवायरमेंटल पोल्यूशन? इन जनरल आपको एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, पोल्यूशन एज अ कॉन्सेप्ट इज टू बी एक्सप्लेन्ड इन दिस वेरी क्वेश्चन। सो क्वेश्चन का अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो आपसे जो ज्योग्राफी है और इकोनॉमी है ये, और जो उसके रिलेटेड जो साइंस का जो डायमेंशन, इसको ज्योग्राफी टच कर रहा है, इकोनॉमी को भी टच कर रहा है और साइंस को भी टच कर रहा है। तो उसमें हजार्ड के अलावा एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक ये आपका जो पोल्यूशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगला जो मुद्दा है हमारे पास है वो है रिसोर्सेस, कि रिसोर्सेस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहां दिख रहा है हमको स्लाइड में, ग्राउंड वाटर लेवल इज डिक्रीजिंग। सो ये वाटर रिसोर्स से रिलेटेड है। हमने हमारे जो एनालिसिस किया है उसमें हमने आइडेंटिफाई किया है कि आपके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, तो ये वाटर रिसोर्स हमने आइडेंटिफाई किया है। क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे रिपीटेटिव जो क्वेश्चन मिलेंगे रिसोर्सेज पे। तो this question is related with the water, with the groundwater. So groundwater, surface water, they are the different type of resources. फिर ये क्वेश्चन आया था 2005 में, यूरेनियम ऑक्साइड इज फाउंड इन बिहार। गया में यूरेनियम मिलता है, तो इट इज डिस्ट्रॉयड बाय इटसेल्फ, अपने आप भी उसका डिके होता है। ठीक, लॉन्ग रन में, हालांकि हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है लेकिन डिके तो हो ही रहा है। तो इसका क्या हो सकता है? डिस्कस द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ दिस मिनरल। तो अब ये तो ऑलरेडी आ चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आपका गोल्ड, बिहार में जो जमुई डिस्ट्रिक्ट में, जमुई बेसिन में जो गोल्ड रिजर्व्स मिले हैं उनके बारे में क्वेश्चन हो सकता है। करेंगे हम चर्चा कि क्या उससे बिहार को फायदा हो सकता है, कैसे वो उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, क्या हो सकता है। अगला इशू है, इन कंपेरिजन टू अदर कंट्री इंडिया इज वेल एंडोड विथ फ्रेश वाटर। सो अगेन वाटर रिसोर्स, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। बिहार में बहुत सारा वाटर रिसोर्सेज है, उसके बावजूद उसका सही यूज नहीं हो पा रहा और स्कैर्सिटी भी होती है। ठीक है, फिर क्रिटिकली एग्जामिन व्हाई इट इज स्टिल सफर फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी, whatever role can scientific management and the technology play in overcoming this problem। साइंस टेक्नोलॉजी से क्या कर सकते हो, कैसे आपके जो एक्वीफर्स हैं उनको ढूंढने में साइंस टेक हेल्प कर सकता है, कैसे वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प कर सकता है कि आपका जो रेनफॉल है वो गिरेगा और आप उसको टैप कर पाएंगे, या आपके रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये साइंस कुछ अलग से साइंस नहीं होगा, जो कॉन्सेप्ट आप नॉर्मल पढ़ रहे हैं उन्हीं को देखिए कि क्या वो साइंस से रिलेटेड है, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल हाँ वो साइंस से रिलेटेड ही है। अगला, इन ऑर्डर टू फुलफिल द इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड इन बिहार स्टेट सजेस्ट द साइंटिफिक इनिशिएटिव दैट यू वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस। तो जो इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड है, आपका बिजली की खपत बढ़ती जा रही है, अगर आपको कृषि करना है, उद्योगों को बढ़ावा देना है, सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देना है, इन सभी क्षेत्रों में आपको बिजली की जरूरत होगी, इसेंशियल है। तो हम ये डिमांड कैसे मीट करेंगे, क्या क्या सजेशन इसमें हो सकता है, क्या हो सकता है। तो ये एनर्जी एक हमारा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है।
अगला इशू है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया हैज गॉट वेरी गुड नेटवर्क ऑफ रिवर वाटर रिसोर्स। अगेन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो बिहार में जो बहुत सारे रिवर हैं, जैसे आपके घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा, साउथ बिहार में भी रिवर्स हैं, तो ये सारी रिवर इंडिया से रिलेटेड भी हैं। बिहार इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन आपका सिलेबस जो है भारत और बिहार दोनों को कवर करता है। तो कभी कभी ऐसा हो रहा है कि ये इंडिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ज्यादातर बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो जो इशू आपको यहां है वो इंडिया में भी है, दोनों लगभग एक जैसे ही आंसर बनेगा मोटा मोटा। देयर आर सेवरल रीजन्स दैट सफर फ्रॉम वाटर शॉर्टेज एंड पर्टिकुलरली पोर्टेबल वाटर, पीने वाला जो पानी है। डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन वाटर मैनेजमेंट। तो ठीक है, क्वेश्चन वही है, वाटर रिसोर्स एंड इट्स मैनेजमेंट विथ एवर राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। अब ये फिर से इलेक्ट्रिसिटी पे ही सवाल है, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो सकता है? रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज facing acute power shortage at present, describe in detail the means provided by the present day science and technology to overcome the growing energy demand। so इसको कैसे आप दूर कर सकते हैं? तो आपके जो सोलर पैनल्स हैं या विंड एनर्जी है या और ओटेक है या आपका जो टाइडल एनर्जी है, कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, हम करेंगे डिस्कशन इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2016 में आया है, इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्री इंडिया इज वेल इंडोर्ड विद द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। अगेन सेम क्वेश्चन, मतलब वाटर रिसोर्स पे क्वेश्चन आ ही रहा है, आप उससे बच नहीं सकते, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। फिर रिसोर्सेज में और भी है, एनर्जी डिमांड, अगेन एनर्जी और वाटर, ये दोनों क्वेश्चन पे आप देखिए कि क्वेश्चन पूछ ही रहा है। और ये साइंटिफिक इनिशिएटिव वही है जो आप कर रहे हो, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी करो, चाहे आप विंड एनर्जी करो, चाहे आप जो आपका सोलर एनर्जी करो, ये सब साइंटिफिक मेजर्स ही हैं। हाउ डू द फॉरेस्ट इन इंडिया कंट्रीब्यूट, फॉरेस्ट रिसोर्स पे पूछ रहा है, तो आपका बिहार से रिलेटेड भी फॉरेस्ट रिसोर्स पे क्वेश्चन बनेगा। एग्जामिन क्रिटिकली द रिलेवेंस ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक, तो पुराना क्वेश्चन है, फिर भी क्वेश्चन है तो बन सकता है, इस पे भी इंपॉर्टेंट है, एक रिपीटेशन है इसमें। Discuss with example the cause and consequence of the interstate conflict on sharing the river water। तो ये आपका जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट से संबंधित क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड इशू है ये, उस समय पे करंट अफेयर में रहा है ये। तो अभी फिलहाल इसमें ऐसा कोई बड़ा भारी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार का मध्य प्रदेश के साथ में सोन रिवर को लेके जो बाणसागर डैम 2008 में जो कंप्लीट हुआ, तो उसको लेकर के डिस्प्यूट है, तो हम देख सकते हैं पर्सपेक्टिव में इसको कि क्वेश्चन इस पे बन सकता है। व्हाट आर द फिजिकल एंड कल्चरल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। तो बिहार में सॉइल एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, सॉइल रिसोर्स, उसमें सॉइल इरोजन किस तरीके से हो रहा है और इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। एग्रीकल्चर ही इंपॉर्टेंट है, बिहार में 74% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर कर रही है, और इतना बड़ा पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर करता है तो सॉइल एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन जाता है, और सॉइल इरोजन को कंजर्व करना बहुत कम करना, खत्म करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगला जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, अभी फिलहाल क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन पास्ट में क्वेश्चन है, देखिए किस किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। बहुत से लोग इसको इग्नोर करते हैं, करते ही नहीं है कि ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अभी नहीं पूछ रहा है, लेकिन सिलेबस में तो है, क्योंकि हमने देखा था शुरू में भी। आपको मैं फिर से एक बार रिमाइंड कराना चाहूंगा कि ये हमारा सिलेबस है, जिसमें सेकंड टॉपिक को कह रहा है कि जनरल स्टडीज पेपर 2 इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और इसी का जो डिस्क्रिप्शन देता है, जब इन पेपर 2 the part relating to Indian polity will include question on the political system in India including Bihar. In the part pertaining to the Indian economy and geography of India, question will be put on planning in India and the physical, economic, social geography of India and Bihar. So ऐसा मत समझिए कि फिजिकल ज्योग्राफी पे सवाल नहीं हो सकता, बिल्कुल सवाल हो सकता है। तो वापस हम लोग देखते हैं हमारा जो डिस्कशन जहां पे हम लोग थे। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी पे जो ऑलरेडी सवाल आए हैं, आपको क्या करना चाहिए, जो भारत के भू आकृतिक प्रदेश हैं, नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन, नॉर्दर्न प्लेन्स, फिजियोग्राफ, जो पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया, कम से कम ये 3 के ऊपर आपको तैयार करना चाहिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन इन्हीं पे बन सकते हैं। 38 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको लिखने के लिए कंटेंट चाहिए होगा, लगभग आपको 3 पेज का जगह देता है बीपीएससी, उसी में आपको सब करना होता है। तो इतना लिखने के लिए आपको ठीक से पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन पास्ट में क्या आए हैं,
ये क्वेश्चन आया है 2001 में, डिवाइड इंडिया इनटू फिजिकल डिविजन्स एंड डिस्क्राइब देम विथ मैप्स। तो ये मैप्स वगैरह पे तो डिस्क्राइब करने का स्कोप नहीं है, पहले पैटर्न सिलेबस अलग था, लेकिन क्वेश्चन आया है 2001 में आया है। फिर इसके अलावा 99 में क्वेश्चन आया है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजर सॉइल जोन्स ऑफ इंडिया एंड देयर सुटेबिलिटी फॉर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। तो इंडिया में, भारत में कौन कौन सी मृदा के प्रकार हैं। आपके बिहार में पूछ सकता है कि बिहार में किस किस प्रकार की सॉइल पाई जाती है, तो नॉर्थ बिहार की सॉइल, साउथ बिहार की सॉइल किस किस टाइप की है, क्वेश्चन हो सकता है। फिर अगला इशू है, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ द पेनिनसुला इन इंडिया। ठीक, 95 में आया है, थोड़ा सा कठिन सवाल है। स्ट्रक्चर और इवोल्यूशन को समझाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को समझाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो बीपीएससी स्पेसिफिक के लिए जो तैयारी करते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ सवाल होगा ये। आपको भारत के भूगोल से संबंधित जो अच्छी किताबें हैं, जैसे कि भारत का भूगोल जो खुल्लर ने लिखा है या आरसी तिवारी ने लिखा है, इनमें आप जब देखोगे तब आपको वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि प्राचीन समय में जो आपकी पर्वत श्रेणियाँ बनी, जैसे सिंहभूम ओरोजेनी या फिर आपका धारवाड़ ओरोजेनी, तो ये जो सब कुछ हुआ है अरावली, तो इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। तो कैसे आपके सतपुड़ा, विंध्याचल ये सब बने हैं, तो थोड़ा सा बड़ा सवाल है और टेक्निकल सवाल है। 95 में आया है, काफ़ी पुराना है। तो स्पेसिफिकली ये स्ट्रक्चर आप फिजियोग्राफिक डिवीजन देख सकते हैं, फिजिकल डिवीजन देख सकते हैं, इतना टिपिकल आप स्किप कर सकते हैं, काफ़ी पुराना सवाल है। फिर एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द हिमालय विद द सपोर्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, ये 93 में आया है। तो हिमालय का एक्सप्लेनेशन आज भी मांग सकता है, और हिमालय का एक्सप्लेनेशन मांगेगा तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से ही होगा कि किस प्रकार से आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट कॉन्वर्ज कर रहा है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे टेथीस सी था उसके सारे के सारे सेडिमेंट क्रश होकर के हिमालयन माउंटेन्स में कन्वर्ट हो गए हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास में, जो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं पास्ट में, उनको देखते हैं। ये एक 2001 की सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन हमारे वर्तमान में 2021 का जो सेंसस था वो भी प्रोसेस में है, अभी उसमें बहुत कुछ हुआ नहीं है कोरोना की वजह से, लेकिन जल्दी उसका डाटा आएगा तो फिर से ये क्वेश्चन रिलेवेंट बनेगा। क्वेश्चन है, द रिजल्ट ऑफ 2001 सेंसस इन इंडिया शोज द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड सेक्स रेशियो। तो आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तब भी डिक्लाइन हुआ था, अब फिर होगा। 2011 में भी डिक्लाइन हुआ था, 2021 की सेंसस में भी डिक्लाइन होगा, और सेक्स रेशियो भी तब जो है 2001 में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था, 11 में थोड़ा सा ठीक हुआ। अब फ्यूचर में देखते हैं कि क्या है। बिहार में भी ट्रेंड डिक्लाइनिंग ही है, ठीक है, और चाइल्ड सेक्स रेशियो भी है, एक इन जनरल आपका सेक्स रेशियो है। तो हाउ फॉर दे अफेक्ट रीजनल प्लानिंग इन इंडिया, तो ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर ज्यादा है तो यहाँ पे काफी ज्यादा आपका पॉपुलेशन होगा, उतने रिसोर्स है नहीं, तो माइग्रेशन होगा। ठीक, तो रीजनल प्लानिंग को अफेक्ट करेगा। जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, वहां यहां से लोग वहां माइग्रेट करके जाएंगे, तो प्लानिंग को पूरे के पूरा अफेक्ट करेगा। तो ये 2001 के हिसाब से है, लेकिन फिर रिलेवेंट है ये। हाउ फार डू यू एग्री दैट द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो इसमें पॉवर्टी से रिलेटेड बात किया है कि कहाँ कितना पॉवर्टी है, बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन कितना क्या है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हाई, डेफिनेटली ये रिलेट है। बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है, अगर हम सदर्न स्टेट देखें वहां पे उतना डेंसिटी हाई नहीं है, तो रिसोर्स पे प्रेशर उतना नहीं है। तो ठीक है, पॉपुलेशन पे क्वेश्चन बन रहे हैं। अकाउंट फॉर द रीजनल वेरिएशन इन द ग्रोथ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड शो दैट इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक इम्बैलेंस। तो आपका जो रीजनल वेरिएशन है ग्रोथ पैटर्न में, अलग अलग समय में ग्रोथ कैसे हुई है पॉपुलेशन की, 51, 61, 71, इसमें पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसे हुआ है। तो एक टेम्पोरल एस्पेक्ट में आपसे पूछ रहा है, और उसका इकोनॉमिक डेवलप इम्बैलेंस में कैसे योगदान है। तो आपके यहाँ अगर बिहार में, यूपी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है, उतना तेजी से आप रिसोर्सेज डेवलप नहीं कर पाओगे, तो डेफिनेटली बैकवर्डनेस आएगी। अगला है, राइजिंग पॉपुलेशन इज अ ग्रेटर हिंड्रेंस टू डेवलपमेंट। ठीक, कोई भी डेवलप कंट्री हमेशा ये टारगेट करता है, या डेवलपिंग कंट्री भी टारगेट करता है कि उसकी पॉपुलेशन स्थिर हो जाए। जैसे अगर हम कहें ब्रिटेन की पॉपुलेशन 1900 में 5.5 करोड़ थी, और 2000 में 100 साल के बाद 6.5 करोड़ थी, यानी कि 100 साल में 1 करोड़ पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ। बहुत धीमा ग्रोथ है ये,
और अगर ऐसा होता है तो कोई भी देश अपने जो रहवासी हैं उनके लिए सभी प्रकार की जो आधारभूत सुविधाएं उनको आसानी से जुटा सकता है धीरे धीरे। वहीं दूसरी ओर अगर हम पिछली जनगणना को देखें तो वो कहती है कि भारत में हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या तब 2 करोड़ थी, तो हर साल 2 करोड़ पॉपुलेशन हमारे यहाँ होती है। ब्रिटेन में आप सोचिए कि 100 साल में 1 करोड़ पॉपुलेशन हुआ था। तो ये दिखाता है कि आपका पॉपुलेशन कैसे एक डेवलपमेंट में हिंड्रेंस है। अगर हमारा पॉपुलेशन स्थिर हो जाता है, 1.4 बिलियन पे भी स्थिर हो जाता है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम उतने लोगों के लिए सुविधाएं जुटानी है। लेकिन अभी अगर मान लो 1.4 बिलियन है, 10 साल के बाद 1.5 बिलियन हो, 10 साल के बाद और बढ़ जाए, तो हमको लगातार सुविधाएं जुटाते जाना है। लगातार हमारे एग्रीकल्चर वगैरह में जो ग्रोथ है वो चाहिए ही चाहिए, उसको पाना आसान नहीं होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, पॉपुलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बच रहा है। सो व्हाट इज द डेमोग्राफिक डिविडेंड? ठीक, हमने अपने डिस्कशन में भी किया है। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो एक बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें जो बच्चों की जो पॉपुलेशन है अच्छी खासी, वही आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे हमको डिविडेंड मिलता है। तो यहाँ देखिए कि क्या करना होगा हमको, जब जो हमारा पॉपुलेशन एक रिसोर्स बनेगी। तो ये हमारा बेसिकली एक ट्रेंड एनालिसिस है जो कि हमको बताता है कि कौन कौन से मुद्दे हमारी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट हैं और जिनको करके हम लगभग सारे जो ज्योग्राफी और इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको हम कवर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम हमारा जो डिस्कशन है वहां से शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू।